वीडियो में हम प्रकीर्णन के बारे में देखेंगे कि प्रकीर्णन क्या है। तो आइए देखते हैं। प्रकीर्णन कह रहा है कि हवा के अणुओं अथवा धूल कणों द्वारा अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर पुनः उसे चारों तरफ बिखेर देने की घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। यानी कि प्रकीर्णन क्या है? स्कैटरिंग जो है कि हवा के अणुओं द्वारा अथवा धूल कणों द्वारा उन पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर बिखर देने की घटना जो है प्रकीर्णन कहलाता है। और प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग जो है नीला दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश जब किसी धूल कण या सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो उनके कुछ भाग को वो अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करने की जो प्रक्रिया है उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और इसी के कारण जो है आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ये इसका दूसरा डिफिनेशन हो गया, यानी कि परिभाषा। तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यानी कि प्रकीर्णन क्या है? व्हाट इज स्कैटरिंग? तो ये हो जाएगा कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले कुछ प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर और फिर उसे चारों ओर विकृत करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पे नोट 1 में दिया है कि प्रकाश का गमन जो होता है सीधी रेखा में होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का गमन कैसे होता है? सीधी रेखा में, वक्र रेखा में, टेढ़ी में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीधी। प्रकाश का गमन जो है सीधा रेखा में या सीधी रेखा में होता है। दूसरा बिंदु दिया है नोट में कि प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहा जाता है। यानी कि प्रकाश के जो, जिसे मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश निकला तो प्रकाश के जो बिंदु पथ हैं उसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आगे दिया तीसरा कि प्रकाश पुंज को किरण पुंज से दर्शाया जाता है। यानी कि जितने भी प्रकाश के पुंज हैं उन्हें किरण पुंज से दर्शाया जाता है। और यह मुख्यतः जो है 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो हम लिखेंगे कि किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो आगे देखते हैं। ये पहला किरण पुंज कौन है? तो देखिए, तो पहला दिया है अपसारी किरण पुंज, यानी कि डाइवर्जिंग बीम। तो इसमें हम यही देखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से सभी दिशाओं में फैलता हुआ किरण पुंज अपसारी किरण पुंज कहलाता है। इन किरण पुंजों के बीच की दूरी सदैव बढ़ती चली जाती है। कहने का मतलब है कि अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से प्रकाश निकल के क्या होती है? तो फैलती चली जाती है। यानी कि यहाँ से जब हमने प्रकाश जलाया तो ये प्रकाश जो है क्या है? तो फैल रही है, यहाँ से फैलती चली जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा अपसारी किरण पुंज। यानी कि जब हम टॉर्च से रोशनी को जलाते हैं तो ये ऐसे ही प्रकाश निकलता है और निकल करके दीवार पर बड़ा फैलता दिखाई देता है। तो ये जो है अपसारी किरण पुंज हो गया। डाइवर्जिंग बीम यानी कि किसी बिंदु से सभी दिशाओं में फैलता हुआ किरण पुंज अपसारी किरण पुंज कहलाता है। और इन किरण पुंजों के बीच की दूरी जो है सदैव क्या होती है? तो बढ़ती चली जाती है। इसे आप याद करिएगा कि अपसारी किरण पुंज वैसा प्रकाश पुंज जिसमें, फिगर से भी दिखाई देता है कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आइए इसका दूसरा देखेंगे। तो इसमें दूसरा दिया है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज को कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। ये कह रहा है कि विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश किरण के किसी एक बिंदु पर यानी कि विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश किरण के किसी एक बिंदु पर, अब आगे देखिए, तो एक बिंदु पर मिलने से जिस किरण पुंज का निर्माण होता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। इसमें किरणों के बीच की दूरी सदैव घटती चली जाती है। मतलब कि वैसा अभिसारी किरण पुंज में वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर क्या होती है? ये एक बिंदु पर जाकर के मिल रही है। तो वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई दिखाई देती है तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्योंकि अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर क्या होती है? मिलती चली जाती है, तो इसे अपसारी कहेंगे। और
अभिसारी कहेंगे सॉरी। और अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से फैलती चली जाती है। जब एक बिंदु से फैल करके जाएगा, फैलती चली जाएगा, तो उसे हम अपसारी कहेंगे। और एक बिंदु पर आकर के मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। जैसे कि हम टॉर्च से रोशनी जलाते हैं तो वो फैलती चली जाती है, और जब किसी लेंस को लगाते हैं, लेंस जो कि कागज़ जलाने वाला होता है, तो वो क्या होता है कि एक बिंदु पर फोकस करता है, प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है, फोकस करता है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा अभिसारी किरणपुंज। अब आगे देखिए तीसरा दिया है समांतर किरणपुंज के बारे में। तो समांतर किरणपुंज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए समांतर किरणपुंज में दिया है, कह रहा है कि समांतर किरणपुंज यानी कि पैरेलल बीम। तो समांतर किरणपुंज कह रहा है कि प्रकाश किरणों के परस्पर समांतर चलने से जिस प्रकाश पुंज का निर्माण होता है उसे समांतर किरणपुंज कहा जाता है। इसमें किरणों के बीच दूरी सदैव समान रहती है। यानी कि समांतर किरण, इसमें सिंपल फिगर देख के बोल सकते हैं कि वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। मतलब कि वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर होता है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। या इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रकाश किरणों के परस्पर समांतर चलने से जिस किरणपुंज का निर्माण होता है उसे समांतर किरणपुंज कहा जाता है। इसमें किरणों के बीच दूरी जो है हमेशा क्या होती है, तो समान होती है। ये नोट्स है मेरे द्वारा बनाया गया, तो आप इसे देख सकते हैं इसमें, और आगे बढ़ना है। ये प्रकाश प्रकीर्णन का ये जो है चौथा कह रहा है कि प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात प्रकाश का गमन निर्वात में भी आसानी से होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश जो है किसी माध्यम में गमन कर सकता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो केरोसिन हो, या डीजल, पेट्रोल, या कोई भी द्रव हो, मतलब कि जो जिसमें प्रकाश पार कर जाता है। तो प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि हवा हो गया, या निर्वात हो गया, या शून्य हो गया। तो इसमें ये प्रकाश जो है क्या होती है, किसी भी माध्यम में प्रकाश गमन कर सकती है। तो प्रकाश का गमन जो है निर्वात में भी आसानी से हो सकता है। निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ कुछ भी न हो, यानी कि न वहाँ पर हवा हो, न वहाँ पर पानी, कुछ भी नहीं हो। यानी कि जब हम वायुमंडल को छोड़ देंगे तो हमारा वायुमंडल से हवा हट जाएगा। तो वायुमंडल से जब हमारा हवा हट जाएगा तो ऊपर आसमान में हमारा क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। तो प्रकाश के गमन के लिए यानी कि प्रकाश के जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात प्रकाश का गमन जो है निर्वात में भी आसानी से हो सकता है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश का गमन जो है निर्वात में भी आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे पांचवा ये कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि प्रकाश जो है निर्वात में 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि 3 लाख किलोमीटर बहुत अधिक दूरी होता है, जो कि प्रकाश इससे 1 सेकेंड में ही चला जाता है वहाँ पर 3 लाख किलोमीटर। तो प्रकाश का वेग जो है अभी बहुत अधिक है ये, क्योंकि प्रकाश 1 सेकेंड में कितना चला जाता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश चला जाता है किसमें, निर्वात में। और ये वायु में और शून्य में भी होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 लाख, वायु में प्रकाश का चाल या वेग 3 लाख, और शून्य में भी प्रकाश का वेग जो है 3 लाख होता है। यहाँ पे कह रहा है कि छठवा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में मतलब कि ये लगभग है 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं 16 सेकेंड भी दिया है, कहीं 8 सेकेंड भी देता है। तो इसे हम लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा कि सूरज से जब प्रकाश चलता है तो पृथ्वी तक आने में उसे कितना टाइम लग जाता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। इससे अंदाज़ा लगता है कि सूरज जो है हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर है। और ये इसका छठवा देखेंगे। छठवा देखिए कह रहा है कि प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुओं माध्यम को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि प्रकाश के गमन के आधार पर जो माध्यम है या कोई वस्तु हो तो उसे 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी बांटा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे।
पहला दिया है पारदर्शी वस्तुएं। अब देखेंगे कि पारदर्शी वस्तुएं में क्या है। तो कह रहा है पारदर्शी वस्तुएं में वैसी वस्तुएं या माध्यम जिसमें प्रकाश बिना अपनी तीव्रता खोए काफ़ी दूर तक गमन करता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे हवा, कांच इत्यादि। यानी कि हवा और कांच में प्रकाश जब जाता है तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है और ये बहुत तीव्रता से काफ़ी दूरी तक गमन करता है। तो प्रकाश इनके आर पार आसानी से हो जाता है तो इसे पारदर्शी कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में ये कहेंगे कि पारदर्शी का मतलब जिसमें प्रकाश पार कर जाए, जिसमें प्रकाश पार कर जाए उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। सिंपल में लिख लीजिएगा इसे कि जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। या इस तरीके से भी हो जाएगा। वही चीज़ है कि वैसी वस्तुएं या माध्यम जिसमें प्रकाश बिना अपनी तीव्रता खोए काफ़ी दूर तक गमन करता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाता है। जैसे हवा, कांच इत्यादि। यानी कि हवा में भी प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा, कांच में पार कर जाएगा। तो ये सभी इत्यादि है, बहुत सारी है। और प्रकाश इनके आसपास आसानी से आ जा सकता है। यानी कि प्रकाश जो है हवा में और कांच में आसानी से क्या होता है कि आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो जिसमें प्रकाश आ सकता है, जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। जैसे कि हवा हो गया, कांच हो गया। आगे देखेंगे दूसरा इसका बी कह रहा है प्रभासी वस्तुएं। यानी कि प्रभासी वस्तुएं वैसी वस्तुएं या माध्यम, ये तो हो गया। अब देखिए प्रभासी कह रहा है यहाँ पर कि वैसी वस्तुएं या माध्यम जिसमें प्रकाश की तीव्रता घट जाती है और वह काफ़ी दूर तक गमन नहीं कर पाता है प्रभासी वस्तुएं कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। इसमें से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर सकता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ये जो है प्रभासी, वैसी प्रभासी का मतलब होता है कुछ प्रकाश के भाग पार कर जाए और कुछ मतलब कि नहीं करे। तो यहाँ पे वही डिफिनेशन दे रहा है कि वैसी वस्तुएं या माध्यम जिसमें प्रकाश की तीव्रता घट जाती है और वह काफ़ी दूर तक गमन नहीं कर पाता है प्रभासी वस्तुएं कहलाती है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज इत्यादि। इसमें से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर सकता है। मतलब प्रकाश के कुछ थोड़े से भाग ही इसमें से गुजरता है। तो उसी को क्या कहेंगे? प्रभासी वस्तुएं कहेंगे। और आगे देखिए अपारदर्शी वस्तुएं दिया है यहाँ पर। यहाँ पे कह रहा है कि अपारदर्शी वस्तुएं वैसी वस्तुएं या माध्यम जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा इत्यादि। यानी कि अपारदर्शी वस्तुएं उस वस्तु को कहते हैं कि जिसमें अपारदर्शी मतलब प्रकाश जो है आर पार नहीं हो सके। अपारदर्शी का मतलब प्रकाश जो है आर पार नहीं हो सके। वैसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश आसानी से या किसी भी तरह से पार नहीं करता तो उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। वैसी वस्तुएं या माध्यम जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा इत्यादि। तो ये हो जाएगा हमारा अपारदर्शी वस्तुएं हो जाएगा। और देखेंगे इसका जो मुख्य टॉपिक है यहाँ पे कह रहा है कि 8वां टॉपिक है इसी चैप्टर से कि प्रकाश जब दो माध्यमों के अंत सतह पर पड़ता है तो अवशोष, परावर्तन या अपवर्तन की घटनाएं होती है। तो ये सही है। कह रहा है कि प्रकाश जब दो माध्यमों के मतलब सतह पर पड़ता है, अलग करने वाली सतह पर, तो अवशोषण, परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं होती है। और इसके आगे देखेंगे कि दो माध्यमों के अंत सतह पर पड़ने वाले प्रकाश का माध्यम द्वारा अवशोषित करने की घटना प्रकाश का अवशोषण कहलाती है। यानी कि दो माध्यमों के अंत सतह पर पड़ने वाले प्रकाश का माध्यम द्वारा अवशोषित करने की घटना प्रकाश का अवशोषण कहलाती है। और ये 10वां टॉपिक है कि दो माध्यमों के अंत सतह पर मतलब अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाले प्रकाश अर्थात आपतित प्रकाश को पुनः अपने माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ से प्रकाश मतलब कि आई और किसी माध्यम पर और उसी में माध्यम में लौट गई तो उसे परावर्तन कहेंगे। यानी कि आप आती है किरण और जाती है, तो आएगी और जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। परावर्तन का मतलब लौट जाना। तो जैसे कि शीशा पर कोई प्रकाश चमकता है या आता है तो वो क्या होता है? लौट जाता है। शीशा पर कोई प्रकाश आएगा तो शीशा के अंदर तो जाएगा नहीं, वो क्या होगा? लौट जाएगा। तो यानी कि दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह होती है
ये दो माध्यमों के अलग करने वाली सतह है, क्योंकि ये माध्यम जो है शीशा है तो इसके आगे क्या होगा, हवा होगा, और ये शीशा है। तो हवा और शीशा, यानी कि हवा से जब प्रकाश आएगा तो शीशा में पार नहीं करेगा, क्योंकि शीशा में तो पार कर सकता है, लेकिन ये जो शीशा जो दर्पण टाइप का है तो दर्पण में प्रकाश नहीं पार करेगा। तो ये आपतित किरण है, आएगी और दर्पण से टकरा कर जाएगी, तो इससे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। और इसके आगे देखिए अपरावर्तन क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि दो माध्यमों के अंतर सतह पर आपतित प्रकाश का पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि ये जो है ये एक माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम हो गया। जैसे कि मान लीजिए ये हवा है और ये क्या है, पानी है। तो प्रकाश हवा से आएगा तो पानी में जाएगा। तो यानी कि दो माध्यमों के अंत सतह पर आपतित प्रकाश का पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा कि दो माध्यमों के अंत सतह पर आपतित प्रकाश का पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, तो अपवर्तन कहते हैं। और ये जो है आपतित किरण हो गया, और ये आपतित किरण और जब चली जाएगी किसी माध्यम के अंदर दूसरे माध्यम में तो अपवर्तित किरण हो जाएगी। और यह है कि जब कोई किरण आएगी और टकरा कर जाएगी तो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो जाएगी। और यहाँ से जो किरण आएगी और उसके अंदर चली जाएगी तो अपवर्तित हो जाएगी। आने वाली आपतित किरण और उसी माध्यम में दूसरे माध्यम में चली जाने वाली किरण अपवर्तित किरण हो जाती है। और यह है कि आने वाली किरण आपतित किरण और उसी माध्यम से लौट जाती है उसी माध्यम में, तो ये हो जाती है परावर्तित किरण। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत VVI इंपॉर्टेंट जो कि हर एग्ज़ाम में आने वाला नोट्स हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल VRP एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।